हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की क्लास में हम लोग UEET के एग्ज़ाम्स में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा। उनके साथ साथ और भी जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उनको भी मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा, ताकि आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ कम से कम 4 to 5 क्वेश्चंस तैयार हो जाएँ। ठीक है ना दोस्तों? सभी लोग प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है ना? अगर अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दें। इससे क्या होगा दोस्तों, जो भी हमारी फ्यूचर में क्लासेस होती हैं, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है तो वो आपको आसानी से और जल्दी मिल जाएगी। ठीक है ना? यहाँ मैं थोड़ा सा चैनल के अकॉर्डिंग बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे पॉलिटेक्निक लर्निंग चैनल पे 77 इस पे आपका EDD सेकेंड, IMRE और UEET इन सभी के सब पूरा ही सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सब कुछ कंप्लीट करवा दिया जा चुका है। ठीक है ना? यहाँ पर इस समय जो चल रहा है वो प्रैक्टिस सेशन और इम्पॉर्टेंट आपके रिवीजन क्लासेस टाइप की चल रही हैं। अगर अभी तक आपने थ्योरी वगैरह फिर मैंने ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी भी कवर की है वहाँ पर, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो आप चाहते हैं कि आप जल्दी से सिलेबस को, अगर अभी तक आपने नहीं कवर किया है तो प्लीज़ आप जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रॉपर वहाँ पर देख लीजिए और अच्छे से सिलेबस को कवर कर लीजिए। ठीक, और प्रॉपर यहाँ पर 1 PM दोपहर को और नाइट को 9 PM पर क्लास आपकी प्रॉपर होती है। ठीक है ना? प्लीज़ दोस्तों, आप लोग अगर जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, ताकि वो लोग सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और चैट में हमें आंसर बताते रहें। कोई भी डाउट हो मैं यहाँ पर आपका प्रॉपर डाउट भी सॉल्व करता रहूँगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है कि जो स्टील मिल होती है इसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क, वाइड स्पीड रेंज तथा प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल, यह मोटर मतलब कौन सी मोटर होती है जो इन सब कामों के लिए उपयुक्त होती है, यानी कि प्रयुक्त होती है, सही होती है, सुटेबल होती है। दोस्तों ये जो आज का जो स्पेशली क्लास है, आपको पहले से बता दूं, इसमें से जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन वो इलेक्ट्रिक ड्राइव क्वेश्चन के, आप सभी लोगों की डिमांड थी कि इलेक्ट्रिक ड्राइव के लिए अलग से एक स्पेशल वीडियो लाया जाए, यानी कि स्पेशल ऑब्जेक्टिव लाया जाए। तो इसमें से जो हम बात करेंगे, चाहे वो हमारी मशीन की रेटिंग हो, चाहे साइज हो, फ्लाईव्हील क्या होता है, बियरिंग क्या होती है, इनक्लोजर क्या होता है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके चांसेस आने हैं, मतलब आने पूरे लगभग चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने को। ठीक है ना? तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो स्टील मिल होता है इसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क, वाइड स्पीड रेंज तथा प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल, ये किस मोटर में होता है? पहला ऑप्शन दिया है DC शंट मोटर, सिंक्रोनस मोटर, DC सीरीज मोटर या फिर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। दोस्तों आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। सभी लोग जल्दी से बताइए, चैट में सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, इसका क्या सही है आंसर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इसका हमारा आंसर सही है क्या, DC सीरीज मोटर। क्या सही है आंसर? आंसर नंबर इसमें थर्ड, DC सीरीज मोटर इसमें सही है। अब देखिए दोस्तों, इसमें से कुछ हम आपको ऐसा है कि कभी कभी आपको डाउट रहेगा कि सर वाइड स्पीड रेंज, प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल, तो आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं हर एक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। जब भी कहीं पर भी दोस्तों क्या हाई स्टार्टिंग टॉर्क की बात की जाए, क्या दोस्तों, जब भी कहीं पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क की बात की जाए तो ये हमारा सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है DC सीरीज मोटर में। किस में होता है? DC सीरीज मोटर में होता है। इसके बाद फिर हमारा अगर इंडक्शन मोटर में बात करें तो फिर हमारा आ जाता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, यानी कि जिसे हम लोग जिसमें रेजिस्टेंस लगाकर टॉर्क को बढ़ा लेते हैं। ठीक है ना? अगर हम लोग बात करें DC शंट मोटर और सिंक्रोनस मोटर, तो DC शंट मोटर की भी जो स्पीड होती है वो भी लगभग कांस्टेंट होती है और इसी तरह के सिंक्रोनस मोटर होती है, इसकी भी स्पीड हमारी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसका तो आंसर हमें पता चल गया कौन सा आंसर है, DC सीरीज मोटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हैवी ड्यूटी स्टील वर्क क्रेन्स में जिसमें वाइड लोड वेरिएशन की आवश्यकता होती है में कौन सी मोटर प्रयुक्त होती है, ये बताना है दोस्तों आपको। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी क्या पूछा जा रहा है कि हैवी ड्यूटी स्टील वर्क्स क्रेन। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि जैसे आपका क्रेन हो गया, एलिवेटर हो गया, जैसे एलिवेटर हो गया, क्रेन हो गया, या फिर आपकी ट्रैक्शन मोटर हो गई, ठीक है ना, जैसे हम लोग, या फिर कह दीजिए रेलवे हो गया। तो इन सब में क्या होता है कि टॉर्क मोटर स्टार्ट होने से पहले उसमें टॉर्क ऑलरेडी से, यानी कि लोड पहले से होता है। तो यहाँ पर अगर वहाँ पर स्टार्ट होना है, मशीन को स्टार्ट करना है, तो हमें हाई वोल्टेज हाई टॉर्क की आवश्यकता पड़ेगी। और हाई टॉर्क हमें हमेशा सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? तो दोस्तों किस में मिलता है, मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में अच्छी तरीके से समझाया है कि जहाँ पर भी हाई टॉर्क की बात की जाए, फिर हैवी ड्यूटी की बात की जाए, हैवी ड्यूटी का मतलब यहाँ पर ज़्यादा लोड है, ठीक है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा लोड, क्योंकि आप
क्रेन के द्वारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही लोड उठाया जाता है ना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कौन सी मोटर प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों हम लोग वो मोटर प्रयोग करेंगे डीसी सीरीज मोटर। कौन सी दोस्तों, वो डीसी सीरीज मोटर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सेकेंड सही है, ठीक है ना। और ये बात करते हैं डबल स्क्वायरल केज या फिर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, कम्युनिटी कंपाउंड मोटर। तो जो कम्युनिटी कंपाउंड मोटर फिर जो हमारी होती है, इनका जो हमारे पंचेस वगैरह होते हैं, सीरियल एंड पंचेस, इन सब में प्रयोग किया जाता है। अभी मैं हर एक का बता दूंगा, लेकिन जैसे अगर हम लोग स्पीड मतलब स्पीड वेरिंग स्पीड की बात करें, तो इसमें भी हमारा कहीं ना कहीं जो ये कम्युनिटी कंपाउंड मोटर होती है, इसमें भी हम लोग इसको स्पीड वेरिएशन में यूज करते हैं। वैसे इसका जो मोस्टली जो यूज होता है वो हमारे जो प्रेस होते हैं, पंचेस प्रेस हो गए थे, ठीक है ना दोस्तों। ये आप कुछ याद रखना, जैसे पंचेस हो गए, प्रेस वगैरह हो गए, और आपका सीयरिंग मशीन हो गया, इन सब में कम्युनिटी कंपाउंड मोटर सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है कि एक रेसिप्रोकेटिंग पंप को जिसको अंडर लोड की दशा में चालू किया जाता है में मोटर प्रयुक्त होती है। यहाँ पूछा गया जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। अब देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस वजह से देखिए कि जो इंग्लिश मीनिंग होती है बीटीपी बोर्ड में क्या होता है कि कभी कभी जो इंग्लिश होती है उसका सेम ही हिंदी क्या कहता है, गूगल ट्रांसलेटर होता है, तो वो प्योर हिंदी कन्वर्ट नहीं कर पाता, तो उसको वैसे ही तो रेसिप्रोकेटिंग ऐसे ही इसी वजह से यहाँ पर तो मैं कुछ आपको चीज़ों को हाइब्रिड भी डलवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है आपको, जो रेसिप्रोकेटिंग होता है पंप होता है, उसको जब अंडर लोड की दिशा में चालू किया जाता है तो वहाँ पर कौन सी मोटर प्रयुक्त होती है, रिपल्सन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, या फिर डबल स्क्वायरल केज मोटर। जल्दी से बताना है दोस्तों आपको कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही है, सभी लोग चैट में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों ये जानते हैं कि ये जो हमारी ये रेसिप्रोकेटिंग पंप हो गया है, इसमें से कौन सी मोटर प्रयुक्त होती है। तो सबसे पहले इसका आंसर हमारा कौन सा होगा, तो इसका आंसर जो हमारा सिंपल सा होगा, कौन सा होगा दोस्तों, तो वो होगा हमारा डबल स्क्वायरल केज मोटर। कौन सी, डबल स्क्वायरल केज मोटर। अब डबल जो स्क्वायरल केज मोटर होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, थोड़ा सा यहाँ पर ये देखेंगे दोस्तों। जो डबल स्क्वायरल केज मोटर होती है, ये इसका भी स्टार्टिंग टॉर्क हाई ही होता है, यानी कि क्या होता है, स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है वो भी इसमें हाई ही होता है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें से ओवरलोड की कैपेसिटी भी होती है, और ये भी लगभग कांस्टेंट स्पीड से चलती है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो प्रयोग है कहाँ कहाँ पर करते हैं, आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट याद में रखनी। अगर आप नोट्स बना रहे हो, नोट कर रहे हैं, तो प्लीज़ नोट भी कर लीजिएगा। जो डबल स्क्वायर केज मोटर होती है, इसका प्रयोग हम लोग कंप्रेसर में करते हैं। किस में करते हैं दोस्तों, कंप्रेसर में करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद किस में करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप हो गया, रेसिप्रोकेटिंग पंप हो गया, ठीक है ना। क्रशर हो गया, क्रशर क्रशर जैसे स्टोन वगैरह जो पीसते हैं ना, तोड़ते हैं उसे। बोरिंग मिल हो गया, कौन सी, बोरिंग मिल। और टेक्सटाइल मशीनरी में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये इसका हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो लकड़ी उद्योग होता है, लकड़ी उद्योग में जो मोटरें होती हैं, उनके ऊपर जो इंक्लोजर होता है वो कौन सा होता है। दोस्तों आपको ये बताना है कि जो हमारी लकड़ी उद्योग में जो मोटर प्रयोग होती है, उसका हमारा जो इंक्लोजर होता है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं इंक्लोजर के बारे में बताता हूँ। जैसे अगर ये आपकी मोटर है, तो इसके बाहर आपने देखा होगा एक कवर टाइप का लगा होता है, उसे हम लोग कहते हैं इंक्लोजर। क्या कहते हैं दोस्तों, इंक्लोजर कहते हैं। अभी दोस्तों जो इंक्लोजर होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब भी बातें अभी इसी में मैं बात आपसे करूँगा। जैसे स्क्रीन प्रोटेक्टेड हो गया, या फिर और भी सारे जो हमारे ये होते हैं इंक्लोजर। तो इंक्लोजर का तो आप मतलब समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। अगर दोस्तों आप इसका आंसर पहले देख लेते हैं, जो हमारे लकड़ी उद्योग में कौन से इंक्लोजर प्रयोग होते हैं, तो वो हमारे प्रयोग होते हैं दोस्तों कौन से, ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही है, TEFC। ये TEFC ये कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, वो टाइप करने में हो गया है, TEFC ये होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म का क्या होता है दोस्तों, वो भी मैं भी बताऊंगा, और टाइप्स ऑफ इंक्लोजर कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं कि जो टाइप्स ऑफ इंक्लोजर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ इंक्लोजर की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको इंक्लोजर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस आपको इतना पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ इंक्लोजर कितने होते हैं और कौन सा इंक्लोजर किस जगह पर यूज होता है, बस। तो देखिए हमारे पहला होता है हमारा ओपन इंक्लोजर, यानी कि ओपन टाइप, या फिर सीधे बोल देते हैं। दूसरा हमारा होता है स्क्रीन प्रोटेक्टेड। क्या होता है दोस्तों, स्क्रीन प्रोटेक्टेड। फिर तीसरा होता है दोस्तों, आप मेरी आवाज़ को दोस्तों सुनते जाइए, फिर लिखते जाइए, ठीक ना। ड्रिप, तीसरा होता है ड्रिप प्रूफ। क्या होता है दोस्तों, ड्रिप प्रूफ। अब पहले ओपन टाइप की बात करें तो ओपन टाइप का तो मतलब सिंपल सा ओपन है। स्क्रीन प्रोटेक्टेड क्या होता है कि स्क्रीन प्रोटेक्टेड में हमारे डस्ट वगैरह या फिर होती है, या फिर मतलब यानी कि धूल वगैरह होता है, ये इसमें अंदर मशीन के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम वहीं पर बात करते हैं ड्रिप प्रोटेक्टेड की। तो ड्रिप प्रोटेक्टेड जो प्रयोग होता है
इसमें क्या होता है कि इसमें वाटर वगैरह और डस्ट वगैरह मशीन में इंटर नहीं कर पाती है, और इसका प्रयोग हम लोग पंपिंग, जो हमारे पंपिंग सेट वगैरह होते हैं, पंपिंग वाली जो मोटर होती है उनमें प्रयोग करते हैं। फिर हमारा चौथा जो होता है दोस्तों, चौथा जो इंक्लोजर होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? तो चौथा इंक्लोजर होता है हमारा स्प्लैश स्प्लैश प्रूफ। कौन सा होता है दोस्तों? स्प्लैश प्रूफ। इसका जो मोस्टली होता है मशीनों को रेन यानी कि बरसात वगैरह से बचाने में किया जाता है। फिर पांचवा जो हमारा जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोटली इनक्लोज्ड। कौन सा दोस्तों? टोटली इनक्लोज्ड यानी कि पूर्ण रूप से बंद। इसका प्रयोग दोस्तों कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग हम लोग दोस्तों जहाँ पर कोल हैंडलिंग प्लांट्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर यानी जहाँ कोयलों को मतलब तोड़ा वगैरह जाता है, सा हिल्स वगैरह, या फिर स्टोन क्रशर जहाँ पर पत्थर वगैरह पीसे जाते हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। किसका? टोटली इंक्लोज्ड यानी कि जो ये मशीन को क्या करता है? टोटली क्लोज रखता है। इसके बाद अब हमारा आता है टोटली इंक्लोज्ड फैन कूल्ड। क्या आता है इसी में? 6 नंबर है टोटली इंक्लोज्ड फैन कूल्स। अब क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या, मोटर तो पूरी बंद है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, फ़ैन के द्वारा उसमें क्या कर देते हैं हम लोग? कूलिंग प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? कूलिंग प्रदान करते हैं। ये मोस्टली ऐसा होता है कि जो फ्लोर मिल में जो चक्कियाँ लगी होती हैं, फ्लोर मिल में जो यानी कि जो चक्की लगी होती है मोटर, तो उनको क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक चलती रहती हैं और वो गर्म हो जाती हैं, इस वजह से उनको कूलिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है। फिर हमारा आता है पाइप वेंटिलेटेड। कैसा? एक आता है हमारा जो इंक्लोजर होता है, फिर होता है पाइप वेंटिलेटेड। ठीक है ना, 7 नंबर में लिख लेना पाइप वेंटिलेटेड। इसमें क्या होता है कि इसमें लोग पाइप के थ्रू मोटर का जो है वो कूल रखते हैं। अब ये इसमें मोटर भी टोटली क्लोज होती है, और इसमें क्या होता है कि आराम से क्या होती है, मोटर क्लीन भी रहती है। ठीक है ना। इसके बाद 8वें नंबर की बात करते हैं, फिर आता है हमारा फ्लेम प्रूफ। कौन सा आता है? फ्लेम प्रूफ। फ्लेम प्रूफ क्या होता है कि ये क्या करता है कि इस प्रकार के जो इंक्लोजर का प्रयोग हम लोग जो माइंस वगैरह होती हैं, या फिर जहाँ पर फ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील गैसें वगैरह उपस्थित होती हैं, वहाँ पर करते हैं। इससे क्या होता है कि उसमें से अगर कोई बाहर आग वगैरह लग जाए तो अंदर हमारी मशीन सेफ रहती है। तो इस प्रकार से मैंने सारे इंक्लोजर के बारे में बताया। पहला कौन सा बताया? ओपन टाइप। फिर दूसरा बताया स्क्रीन प्रोटेक्टेड। तीसरा बताया ड्रिप प्रूफ। चौथा बताया स्प्लैश प्रूफ। पांचवा बताया टोटली इंक्लोज्ड। छठवां बताया टोटली इंक्लोज्ड फैन कूल्ड। तो यही टोटली इंक्लोज्ड, तो लकड़ी उद्योग में कौन सा? तो TEFC का फुल फॉर्म क्या हुआ? TEFC का फुल फॉर्म हुआ टोटली इंक्लोज्ड फैन कूल्ड। क्या हो गया? टोटली इंक्लोज्ड फैन कूल्ड। ठीक है ना। ये होता है हमारे TFC का। और इस प्रकार के हमारे जो इंक्लोजर होते हैं वो हम लोग कहाँ पर प्रयोग करते हैं? लकड़ी उद्योग में प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। सिंगल फेज जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है उसका प्रयोग टेली प्रिंटर, क्लॉक एंड टाइमिंग डिवाइसेस में होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे कि पहले तो ये भी पूछ सकता है कि जो हमारी सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है? तो टेली प्रिंटर में होता है, क्लॉक में होता है और टाइमिंग डिवाइसेस में होता है। अब ये होता क्यों है ये दोस्तों आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लो स्टार्टिंग टॉर्क, हाई पावर फैक्टर, या फिर कांस्टेंट स्पीड, या फिर ओवरलोड कैपेसिटी। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि ओवरलोड कैपेसिटी, तो हमारी जो टाइमिंग डिवाइस या फिर क्लॉक वगैरह में तो कोई लोड तो ऐसा कुछ होता नहीं है। पावर फैक्टर का भी कोई मैटर नहीं रहता है, क्लॉक वगैरह फिर जो टाइमिंग डिवाइसेस होती है। लो स्टार्टिंग टॉर्क, हाँ ये होता है, लेकिन इसमें से टॉर्क की कोई बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ जब लोड नहीं होता तो टॉर्क की हमें बात करने की जरूरत नहीं होती। तो सिंपल सा है, जो हमारी सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती हैं इन सब का प्रयोग हम लोग किस टेली प्रिंटर और क्लॉक और टाइमिंग डिवाइस में इस वजह से करते हैं क्योंकि इनकी स्पीड क्या होती है? इसकी कांस्टेंट होती है। किसकी? सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर की। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारे इसमें 3rd नंबर ऑप्शन हमारा सही हुआ। ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपको ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, आप लोग इतने देख इतने रहे और उसके बाद फिर उसके बाद आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं कि जो हमारी रोलिंग मिल होती है, या फिर रोलिंग मिल, पेपर मिल, या फिर सीमेंट इंडस्ट्री, इनमें से कौन सी मोटर प्रयुक्त होती है? दोस्तों आपको ये बताना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके आने के लगभग फुली चांसेस हैं। अब यहाँ पर मैं हर एक जो स्पेशल अभी मैं कुछ बताते भी चलूँगा, जो हमारे यहाँ पर बाकी जो सारे मोटर हैं उसके अलावा आंसर सही के अलावा उन सबको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बताना है कि जो रोलिंग मिल होती है, पेपर मिल होता है, या फिर सीमेंट इंडस्ट्री होती है, उसमें से कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन है DC शंट मोटर, डबल स्क्वायरल केज मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। ठीक है ना। तो बताना इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से सब लोग चैट में बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारी ये सब होती है रोलिंग मिल, या फिर पेपर मिल, या फिर सीमेंट इंडस्ट्री, इन सब में कौन सी मोटर प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों इन सब में मोटर प्रयुक्त होती है हमारी 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। कौन सी प्रयुक्त होती है दोस्तों? 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। अब ये क्यों और कैसे होती है थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। जैसे जो हमारा रोलिंग मिल होता है या फिर पेपर मिल, तो हमारा वहाँ पर रोलर चलता है और उसके नीचे हमारा पेपर रखा होता है। अब अगर ये हमारा रोलर एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलेगा तो कहीं पर
पेपर मोटा होगा, कहीं पर पतला होगा, कहीं पर बहुत ज़्यादा पतला, कहीं पर कम, तो ऐसे हो जाएगा। तो हमें इस मोटर या फिर रोलर को एक कांस्टेंट स्पीड से घुमाना पड़ता है। किस स्पीड से? कांस्टेंट स्पीड से। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी लोड होता है और बहुत ज़्यादा वर्क होता है, इस वजह से यहाँ पर हमारी जो मोटर यूज करेंगे वो AC मोटर होगी। तो DC शंट मोटर का भी स्पीड हमारा लगभग कांस्टेंट ही होता है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि उतना ज़्यादा हैवी लोड नहीं वो कर सकता सहन, इस वजह से हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। क्यों? क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में सिंपल से क्या होता है, इसकी स्पीड कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। इंडक्शन मोटर स्क्वायरल केज की बात करें तो इनकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, यानी कि बदलती रहती है, ठीक है ना। तो ये हमारे इसका तो आंसर पता ही चल गया होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि जो हमारी इनफ्लेमेबल गैसेस होती हैं एंड वेपर सहित वातावरण में मोटरों में प्रयुक्त होने वाले इनक्लोजर कौन सा है? यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर अभी देखो मैंने बताया था कि जहाँ पर क्या है कि जहाँ पर वातावरण कैसा है, जहाँ पर ज्वलनशील गैसें वगैरह हैं, वहाँ पर हम लोग कौन से इनक्लोजर का प्रयोग करेंगे? दोस्तों अभी इसका जस्ट मैंने बताया है कहाँ पर आपको, तो हमेशा याद रखना जहाँ पर इनफ्लेमेबल यानी कि जहाँ पर ज्वलनशील गैसेस होगी वहाँ पर हम लोग कैसे इंक्लोजर का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों हम लोग वो करेंगे फ्लेम प्रूफ का। किसका प्रयोग करेंगे? फ्लेम प्रूफ का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 3 सही है। बाकी पाइप वेंटिलेटेड में जैसे हमारी जो कौन सी किस प्रकार की मशीनों में किया जाता है, तो पाइप वेंटिलेटर जहाँ पर हमारी मशीन को प्रॉपर कूलिंग भी रखनी हो और उस पर डस्ट वगैरह ना जाए, वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? पाइप वेंटिलेटेड का करते हैं। टोटली इनक्लोज फैन कूल का मतलब वहाँ पर इसमें क्या होती है, मशीन को बस नॉर्मल इसमें थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह जा सकती है, लेकिन उसको क्या प्रॉपर कूलिंग वगैरह की व्यवस्था करते रहते हैं, तो इस वजह से इसमें फैन कूल लगा होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्लगिंग के दौरान DC मोटर में कनेक्शन बदल दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है सप्लाई के, आर्मेचर के, फील्ड के, फिर बोथ आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों के ही हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें से बदल देते हैं कनेक्शन को। बताना है इसमें दोस्तों कौन सा इसमें हमारा सही होगा आंसर। सभी लोग चैट में, सभी लोगों का दोस्तों आंसर आना चाहिए, सभी लोग चैट में बताइए। और दोस्तों अगर यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ, अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ डाउट पूछ भी सकते हैं आराम से। यहाँ पर अभी अब इस पर फोकस कीजिए। तो बताना है प्लगिंग में क्या होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें प्लगिंग में क्या होता है। प्लगिंग में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो प्लगिंग में हम लोग DC मोटर जो होती है, DC मोटर के जो कनेक्शन होते हैं उसके सप्लाई के कनेक्शन, आर्मेचर, फील्ड, इसमें से किसके, तो हम लोग किसके कनेक्शन बदल देते हैं? आर्मेचर के बदलते हैं। किसके बदलते हैं दोस्तों? आर्मेचर के, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सेकंड सही है। इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन दोस्तों कि जो प्लगिंग होता है उसमें DC मोटर में किस वाइंडिंग के हम लोग किस वाइंडिंग के जो कनेक्शन है फिर टर्मिनल है वो अनचेंज रहते हैं दोस्तों, वो हमारा है कौन सा? फील्ड वाइंडिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। तो वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा कौन सा, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा सेकंड नंबर ही है, ठीक है ना, आर्मेचर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि DC मोटर में रियोस्टेट ब्रेकिंग के दौरान, यानी कि जो हमारी DC मोटर होती है उसमें जो रियोस्टेट ब्रेकिंग होती है वो कैसे कहाँ पर वर्क करती है, कैसे वर्क करती है। तो पहले हम लोग यहाँ पर ऑप्शन पढ़ना होगा। क्या दिया पहले? इट्स ए फील्ड इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सप्लाई, यानी कि रियोस्टेट ब्रेकिंग में हम लोग क्या करते हैं, DC मोटर की सप्लाई को क्या कर देते हैं, सीधे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। या फिर पूछा गया कि इट्स आर्मेचर आर रिवर्स कनेक्टेड, या फिर इसके आर्मेचर को हम लोग रिवर्स कनेक्ट कर देते हैं। इट वर्क्स एज अ DC जनरेटर, या फिर हमारी रियोस्टेट ब्रेकिंग जो होती है ये हमारे कैसे, ये एज आ DC जनरेटर के तरीके काम करने लगती है, ठीक है ना। या फिर डायरेक्शन ऑफ इट्स फील्ड करंट इज रिवर्स, या फिर जो हमारी डायरेक्शन होती है फील्ड करंट की वो कैसी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। दोस्तों बताना है आपको इसमें से कौन सा हमारा सही होगा, जल्दी से बताइए सभी लोग चैट में, सभी के आंसर आने चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या सही होगा, तो दोस्तों इसका जो आंसर हमारा सही होगा वो आंसर नंबर इसमें कौन सा सही है, तो आंसर नंबर इसमें थर्ड सही है। यानी कि ये जो अगर हम लोग जब DC मोटर में रियोस्टेट ब्रेकिंग के दौरान क्या होता है, ये एक एज अ DC जनरेटर हमारा वर्क करने लगता है। ये कौन सी DC मोटर। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर हम लोग सप्लाई से इसको क्या है, जो DC मोटर है इसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट तो कर देते हैं, लेकिन जो फील्ड वाइंडिंग है, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसमें डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सप्लाई, यानी कि फील्ड वाइंडिंग को हम नहीं डिस्कनेक्ट करते हैं। फील्ड वाइंडिंग हमारी उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारी कनेक्ट होती है वो उसी डायरेक्शन में कनेक्ट रहती है। हाँ ये होता है कि सप्लाई से सीधे हम लोग DC मोटर को, तो अगर केवल सप्लाई हो तब तो सप्लाई से तो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फील्ड वाइंडिंग को नहीं डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसी में, और वो क्या रहती है, वो सेम डायरेक्शन में ही एनर्जाइज रहती है हमारी फील्ड वाइंडिंग। तो इसमें से क्या होता है, तो आंसर इसका पता ही चल गया होगा कि DC मोटर में क्या, इसमें रियोस्टेट ब्रेकिंग में क्या होता है DC मोटर में, कि एक एज अ DC जनरेटर वर्क करने लगता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हीट डिसिपेशन इज अज्यूम्ड, ठीक है ना। जो हीट डिसिपेशन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन मोटर एंड कूलिंग मीडियम, टेम्परेचर ऑफ कूलिंग मीडियम, या फिर नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं,
तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही होगा कि जो हमारी हीट कहीं से डिसिपेट होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो दोस्तों आपको बताना है जल्दी से। तो दोस्तों हम आपको बता दें इसका हमारा आंसर क्या सही है। तो आंसर नंबर हमारा इसका सेकंड सही है। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन मोटर एंड कूलिंग, ठीक है ना, कूलिंग मीडियम, यानी कि इन्हीं के बीच जो हमारा क्या होगा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ठीक है ना। टेम्परेचर डिफरेंस किसके किसके बिटवीन, तो वो हमारा मोटर और कूलिंग मीडियम के बीच, तो इसी के हमारे प्रोपोर्शनल क्या होती है, हीट डिसिपेट होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारे इसमें सेकंड सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि टेम्परेचर ऑफ कूलिंग मीडियम इज एज्यूम्ड। जो हमारा कूलिंग मीडियम होता है उसका टेम्परेचर कैसे कैसे एज्यूम करते हैं, ये बताना है। कांस्टेंट एज्यूम करते हैं या फिर वेरिएबल। देखिए दोस्तों इस तरीके जैसे क्वेश्चन है कि आपका कूलिंग मीडियम क्या हो गया, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन भी जैसे फ्लाईव्हील वगैरह होते हैं, तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को भी मैं ज़रूर बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा हो सकता है वो सिलेबस में आपके ना दिख रहे हूँ, लेकिन हो सकता है कि चांसेस रहते हैं कभी कभी थोड़ा सा टच कर लेता है एग्जामिनर। तो इस वजह से मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके लिए कोई चीज़ छूटे नहीं। अगर आप यहाँ नहीं आपके तो आगे भी आपके ये सारे क्वेश्चन और ये सारे टॉपिक समझ में आएंगे और काम में भी आएंगे। तो यहाँ पर आपको बताने की जो हमारा कूलिंग मीडियम होता है उसका टेम्परेचर कैसे एज्यूम किया जाता है, कांस्टेंट या फिर वेरिएबल। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारा टेम्परेचर जो कूलिंग मीडियम होता है दोस्तों, तो उसका जो टेम्परेचर हो कैसा एज्यूम किया तो वो दोस्तों कांस्टेंट एज्यूम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। व्हेन द मोटर रीच फाइनल टेम्परेचर राइज इट्स टेम्परेचर रिमेंस। जब हमारी क्या होता है कि इसमें पूछा जा रहा है कि जब हमारी मोटर का जब फाइनल टेम्परेचर यानी कि अंतिम ताप पर पहुंच जाती है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, क्या वो कांस्टेंट हो जाता है, क्या वो फिर और बढ़ता है, या फिर वो टेम्परेचर उसका घटने लगता है, ठीक है ना। दोस्तों आपको ये बताना है, यानी कि जैसे अगर कोई मोटर है अगर चल रही है तो उसका टेम्परेचर भाई ज़्यादा चलेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर ये बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और एक जब फाइनल उसका टेम्परेचर आ जाएगा, फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भी टेम्परेचर और बढ़ेगा या फिर वो टेम्परेचर घट जाएगा या फिर वो टेम्परेचर उतना ही बना रहेगा, ठीक है ना। दोस्तों जल्दी से बताइए सभी लोग चैट में क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग चैट में बताएंगे। दोस्तों इसका हमारा क्या होगा आंसर, तो इसका हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा कांस्टेंट। क्या होगा दोस्तों, वो हमारा आंसर इसका है कांस्टेंट। यानी कि जब हमारी मोटर क्या है कि एक फाइनल स्टेज टेम्परेचर तक पहुंच जाती है उसके बाद जो उसका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाता है, ना तो फॉल्स होता है और ना ही राइज होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर इंटरमिनेंट लोड अ मोटर ऑफ स्मॉलर रेटिंग कैन बी यूज्ड। यानी कि जो इंटरमिनेंट का मतलब होता है दोस्तों रुक रुक कर, क्या होता है इंटरमीडिएट समझते हैं, तो माध्यमिक यानी कि रुक रुक कर, इंटरमिनेंट का मतलब होता है रुक रुक कर, यानी कि ऐसी मतलब क्या हम लोग इंटरमिनेंट लोड यानी कि लोड आए हट जाए, आए थोड़ा आए फिर हट जाए, फिर आए फिर हट जाए, ऐसी ऐसी जगह पर क्या हम लोग जो मोटर है वो क्या हम लोग स्मॉल रेटिंग की ऐसी कम रेटिंग की मोटर को या छोटी रेटिंग के मोटर को प्रयोग कर सकते हैं। पहला है ट्रू या फॉल्स, सभी को आपको बताना है आंसर इसका क्या सही होगा। जल्दी से सभी लोग बताइए, सभी लोगों का चैट में दोस्तों आंसर आना चाहिए, सभी लोग गुड जॉब। और दोस्तों जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, आपके लाइक शेयर ही मेरे लिए मोटिवेट और सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों हम आपको बता दें इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें हमारा ट्रू, यानी कि इंटरमिनेंट लोड के लिए हम लोग स्मॉल रेटिंग की जो मोटरें हैं उनका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, ये ट्रू है, ठीक है ना। इसके बाद ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ़ मोटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम सप्लाई फाइनल टेम्परेचर रीच्ड विल बी द एम्बियंट टेम्परेचर। ये इसमें पूछा जा रहा है कि जब हमारी जैसे मोटर जब हमारा फाइनल टेम्परेचर है, जब हमारी मोटर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं सप्लाई से, तो क्या उसका फाइनल टेम्परेचर वो एम्बियंट जो टेम्परेचर होता है वहाँ तक वो पहुँच सकती है या नहीं पहुँच सकती है, या पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, आपको ये बताना है कि अगर हम लोग मोटर को डिस्कनेक्ट कर दें सप्लाई से तो उसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो एम्बियंट टेम्परेचर तक पहुँचेगा या फिर नहीं पहुँचेगा। सभी लोग बताइए दोस्तों चैट में। देखिए कुछ ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको थोड़ा सा परेशान कहीं ना कहीं अगर आपने नहीं अच्छे से मतलब कहीं ना कहीं हो तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पर परेशान कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप यहाँ से एक बार पढ़ लीजिए तो आपके कहीं ना कहीं टच में आ जाएंगे और आप अच्छे से क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा सही होगा ऑप्शन, फर्स्ट या सेकेंड। दोस्तों हम आपको बता दें यस क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट सही है यानी कि ट्रू सही है।
यानी कि जब हमारी कोई मोटर है वो डिस्कनेक्ट कर दी जाती है सप्लाई से, तो उसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो एम्बिएंट टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि फाइनल टेम्परेचर राइज इन थ्योरेटिकली अटेंड ओनली आफ्टर, जो फाइनल टेम्परेचर वो कब तक राइज होता है थ्योरेटिकली, फिक्स टाइम के बाद, वेरिएबल टाइम के बाद, या फिर इनफाइनाइट टाइम के बाद। जल्दी से सभी लोग चैट में बताएंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कब होता है दोस्तों, वो होता है हमारा इनफाइनाइट टाइम के बाद, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मोटर इज द रेटेड व्हेन टेकन एट एल्टीट्यूड, यानी कि जो हमारी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दोस्तों यहाँ पर रेटेड नहीं, यहाँ पर डी रेटेड है। क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर डी रेटेड है, ठीक है ना। तो जिसमें ये पूछा जाए कि जब हम लोग मोटर को हाई एल्टीट्यूड को मतलब ऊंचाई पर, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ले, तो क्या डी रेटेड हो जाती है? ऑप्शन देना यस या फिर नो। पहला जल्दी से बताइए सभी लोग, चैट में सभी के आंसर आने चाहिए। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं यस। कौन सा आंसर सही है इसमें? इसमें फर्स्ट नंबर सही है, यस। यानी कि अगर कोई मोटर है वो अगर डीरेट हो जाती है जब उसको हाई एल्टीट्यूड यानी कि टेकन एट एल्टीट्यूड या फिर उसे एल्टीट्यूड पर ले जाया जाता है, ठीक है, तो कैसी हो जाती है? डीरेटेड हो जाती है, तो यस। क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करते हैं। 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है द रोलिंग मिल लोड, जो रोलिंग मिल लोड होता है वो कैसा होता है? दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी पीछे भी बताया था। इच कांस्टेंट फ्लैक्चुएट वाइडली विद इन लोड इंटरवल्स ऑफ टाइम, फ्लैक्चुएट्स वाइडली विद इन शॉर्ट इंटरवल टाइम्स, वेरीज। यानी कि जो हमारा रोलिंग मिल पे जो लोड होता है वो कांस्टेंट होता है, फिर या फिर टाइम इंटरवल के लंबे टाइम इंटरवल में क्या होता है? फ्लैक्चुएट होता है, या फिर शॉर्ट टाइम में फ्लैक्चुएट होता है, या फिर बदलता है, बहुत ज़्यादा बदलता है, ठीक है। जल्दी से बताइए इसमें कौन सा सही है दोस्तों? 8 नंबर हमारा। दोस्तों हम आपको बता दें जो हमारा रोलिंग मिल होता है उसमें क्या होता है? फ्लैक्चुएट्स वाइडली, क्या बताया? फ्लैक्चुएट्स वाइडली इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। इसमें क्या बताया गया कि शॉर्ट इंटरवल टाइम में जो लोड है वो वाइडली फ्लैक्चुएट होता है, ठीक है ना। तो अब ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द साइज ऑफ मोटर इज डिसाइडेड बाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो इस तरह की भी क्वेश्चन आपके आने के फुली चांसेस हैं। दोस्तों जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज़ दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, आप ये मेरे लिए मोटिवेशन का ही काम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग देखिए दोस्तों, मैं अभी यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि अगर इसमें 50 लाइव वाचिंग आप किसी भी तरीके से पहुँचा सकते हैं, आप जानते हैं किस तरीके से पहुँचाना है जी, ठीक है ना, कि कैसे आपको कैसे शेयर करना है। आपके घर में भी बहुत सारे फ़ोन्स होंगे बहुत, तो आप बस 50 लाइव वाचिंग और 50 लाइक्स पहुंचा दीजिए। अगर लाइव में आप पहुंचा देते हैं तो मैं जस्ट नेक्स्ट डे आपको एक मैराथन क्लास यानी कि एक सब्जेक्ट का टोटली कंप्लीट क्लास उसकी अच्छे से लाऊंगा। ये आप देखते हैं कि अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना एफर्ट्स करते हैं, ठीक है ना। और आप सभी के लिए इतनी मेहनत की जाती है तो प्लीज़ आप लोगों का भी थोड़ा सा तो बनता है प्लीज़ कि सपोर्ट करो, ठीक है ना। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनसे कह दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को देखें। कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछते रहिएगा, ठीक है ना। तो साइज ऑफ मोटर इज डिसाइडेड बाय, पहला लोड, करंट, हीट प्रोड्यूस्ड इन मोटर या फिर टॉर्क। जल्दी से बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही है हमारा? तो इसमें से हमारा कौन सा, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही है 3rd, ठीक है ना। देखिए दोस्तों कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही है, हीट प्रोड्यूस्ड इन मोटर। अब देखिए ये भी होता है कि जो हमारी जब मोटर का जो साइज़ डिसाइड किया जाता है तो इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से कभी ये भी होता है कि अगर हमने मोटर तो बहुत सारी बना दी, ठीक है ना, लेकिन ऐसा हो कि लोड भी उसे लोड, चलो लोड के हिसाब से बना दे, लेकिन जब तक आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो इसे मशीन आपकी बर्न हो सकती है। तो इस वजह से जब जब भी मोटर को जो साइज डिसाइड की जाती है, ठीक है ना, तो वो उसके टेम्परेचर यानी कि कितना हीट उससे प्रोड्यूस होगा उसके हिसाब से भी डिजाइन की जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 3rd सही है, ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच अफेक्टेड बाई सडन लोड ड्रॉन बाई मोटर, ठीक है ना। जल्दी से आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर विच नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर विच नहीं है दोस्तों, यहाँ पर टैरिफ है। क्या दोस्तों? टैरिफ, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर दोस्तों गलत हो जाती हैं, सॉरी उसके लिए। यहाँ पर आपको लिख लेना है टैरिफ। टैरिफ अफेक्टेड, टैरिफ इज अफेक्टेड बाई सडन लोड ड्रॉन बाई मोटर। इसमें पूछा गया कि जो टैरिफ है वो अगर मोटर द्वारा सडन लोड ड्रॉन किया जाता है यानी कि अचानक से लोड को लिया जाता है, खींचा जाता है, तो उससे क्या टैरिफ अफेक्ट होगा? ट्रू या फिर फॉल्स? सभी लोगों को बताना है, जल्दी से बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर कौन सा सही है दोस्तों? तो यस। क्या ये क्या होता है कि अफेक्ट होता है टैरिफ हमारा। तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें फर्स्ट सही है। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? 11 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि
फ्लाई व्हील हेल्प इन स्मूथिंग ओनली, यानी कि जो हमारी फ्लाई व्हील होता है, तो फ्लाई व्हील एक तरह से क्या होता है, तो फ्लाई व्हील एक तरह से बहुत काफ़ी बड़ा जो एक पहिया होता है, ये इसमें पूछा गया ये किस में हेल्प करता है, स्पीड फ्लक्चुएशन, करंट फ्लक्चुएशन या फिर इन दोनों में। यानी कि जो फ्लाई व्हील होता है वो किस चीज़ को जो फ्लक्चुएशन होता है उसको स्मूथ करने में हेल्प करता है। पहला ऑप्शन है स्पीड फ्लक्चुएशन, करंट फ्लक्चुएशन या फिर बोथ। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये इसका आंसर हमारा क्या सही होगा, सभी लोग चैट में बताइए। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर सही होगा बोथ, यानी कि चाहे वो स्पीड फ्लक्चुएशन हो और चाहे वो करंट, दोनों की फ्लक्चुएशन को स्मूथ करने में हमारा फ्लाईव्हील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सभी लोग बताइए। यूज्ड फ्लाई व्हील मोटर शुड हैव, यानी कि जो मोटर फ्लाई व्हील यूज करती है उसमें उनकी कैसी होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स, कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, ड्रॉपिंग स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर वेरिएबल स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। जल्दी से सभी लोग बताइए क्या सही है इसमें आंसर। सभी लोग चैट में सभी लोग बताएंगे दोस्तों, सभी लोग बताइए जल्दी से। दोस्तों हम आपको बता दें, जब हमारी मोटर में फ्लाईव्हील का प्रयोग किया जाता है तो जो मोटर की स्पीड है वो कैसी हो जाती है, वो जाती है ड्रॉपिंग स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सेकंड वाला सही है। ठीक है ना दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग लाइट लोड पीरियड, लाइट लोड पीरियड के दौरान फ्लाईव्हील क्या करता है, फ्लाईव्हील एब्जॉर्ब्स एनर्जी, फ्लाईव्हील गिव्स अप एनर्जी या फिर फ्लाईव्हील डज नथिंग। यानी कि जब हमारा लाइट लोड होता है उस टाइम हमारा क्या करता है, फ्लाईव्हील एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या फिर एनर्जी को गिव अप करता है या फिर कुछ भी नहीं करता। ठीक है ना, सभी लोग बताएंगे जल्दी से चैट में, सभी लोगों को सभी के आंसर आने चाहिए। बहुत अच्छा, सभी लोग आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो क्लास को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों अगर आपका 50 लाइव वॉचिंग आ जाता है तो मैं नेक्स्ट आपका जो डे होगा उस दिन आपके लिए एक कंप्लीट सब्जेक्ट की टोटली क्लास आपके लिए मैराथन क्लास आएगी, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट आपका प्रिपेयर हो चुका है, बस आपको लाना है। देखते हैं आपका डेडिकेशन और सपोर्ट कितना है। ठीक है ना, आप सभी लोग कितनी जल्दी क्लास चाहते हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है, आईएमआरई की, ईडीडी की, यूडब्ल्यूटी की। ठीक है ना, तो ये आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग जितना जल्दी सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी आपके लिए क्लास आ जाएगी। तो इसका बताइए सभी लोग, ड्यूरिंग लाइट लोड पीरियड क्या होता है, फ्लाईव्हील एब्जॉर्ब एनर्जी, फ्लाईव्हील गिव्स अप एनर्जी या फिर फ्लाईव्हील डज नथिंग। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि क्या होता है कि जब हमारा लाइट लोड होता है तो उस समय क्या करता है, फ्लाईव्हील क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है दोस्तों, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें फर्स्ट सही है। ठीक है ना दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर कह रहा है ड्यूरिंग पीक लोड पीरियड। अब जब हमारा लोड पीक हो यानी कि बहुत ज़्यादा हो तब उस समय फ्लाईव्हील क्या करता है, तो फ्लाईव्हील एब्जॉर्ब्स एनर्जी, फ्लाईव्हील गिव्स अप एनर्जी, फ्लाईव्हील डज नथिंग, यानी कि फ्लाईव्हील कुछ भी नहीं करता। दोस्तों अगर आपने पीछे वाले का आंसर सही से समझ लिया तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो क्या होता है कि जब भी हमारा पीक लोड आता है तो समय फ्लाईव्हील क्या करता है, एनर्जी को गिव अप करता है। क्या करता है, एनर्जी देता है, गिव अप एनर्जी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा सही है, 14 का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि लार्ज साइज ऑफ फ्लाईव्हील, जो लार्ज साइज की जो फ्लाईव्हील होती हैं कैन बी यूज प्रैक्टिकली, जो मतलब वो प्रैक्टिकली यूज किए जा सकते हैं या फिर प्रैक्टिकली उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। सभी लोग चैट में बताएंगे, चैट में सभी का आंसर आना चाहिए। दोस्तों अगर दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हो, अगर मतलब कोई बहुत ज़्यादा ऐसे आपका कंट्रोवर्शियल डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। वहाँ पर आप फ़ोटो खींच के बाकायदा आप हमसे डाउट को कवर करिए कि सर यहाँ पर ये चीज़ लिखा है। थोड़ा नेट पे नहीं जाना उतना, आपका कहीं पर बुक में लिखा हो तब आप उस चीज़ को फ़ोटो क्लिक करिए और मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर सेंड करिएगा। अदरवाइज़ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं sklearning77। ठीक है ना, ये मेरा ईमेल है sklearning, ठीक है ना, sklearning77@gmail.com। तो अगर आपको कोई वैसा डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता है। ठीक है ना, तो इस वजह से आप मुझे मेल करिए या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे क्या कर सकते हैं, मुझे वहाँ पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है प्रॉपर, आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। वो डिस्कशन ग्रुप इसी वजह से बना है ताकि आपको कोई डाउट हो तो आप प्रॉपर इमेज के साथ जैसा भी है आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो जिन लोगों के कमेंट्स में कभी कभी आंसर इसी वजह से नहीं दे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता तो सो प्लीज़ आप वो लोग सभी लोग टेलीग्राम पे मुझे मैसेज ज़रूर किया करिए। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है ना।
तो इसका आंसर बताइए कौन सा होता है कि जो लार्ज साइज ऑफ फ्लाईव्हील होता है उसका प्रयोग प्रैक्टिकली होता है फिर नहीं होता है, या फिर किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है। तो क्या होता है दोस्तों, जो हमारे प्रैक्टिकली जो लार्ज साइज के जो फ्लाईव्हील होते हैं उनका प्रैक्टिकली हमारा प्रयोग क्या दोस्तों नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी यूज प्रैक्टिकली। ठीक है ना दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज़ वो क्लास को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों वगैरह को शेयर कर दीजिए। आप लोग देख इतने रहे हो और लाइक इतने कम रहते हैं, ये कैसे रहता है भाई, ये इतना तो नहीं चलेगा। प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करिए, इसे लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाता है, मुझे सपोर्ट ही मिलता है। दोस्तों मैंने 50 लाइव वॉचिंग का रखा है, जिस भी क्लास में 50 लाइव वॉचिंग और 50 लाइक्स हो जाएंगे लाइव में, उसी के नेक्स्ट डे मैं आपको मैराथन क्लास आपके लिए लेते आऊँगा और प्रॉपर मैं आपका, देखो मैंने जिम्मेदारी ली है तो मैं आपका सब्जेक्ट कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि 4 वीडियो डाल के 10 वीडियो डाल के मैं हट जाऊं, आपकी मैंने जिम्मेदारी ली है। तो अगर मैंने भी आप लोगों का सपोर्ट करा तो प्लीज़ आप सभी भी मेरा सपोर्ट करिए, तभी चीज़ें आगे चल पाएंगी। ठीक है ना, तो दोस्तों अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, नेम है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। ये भी आप वहाँ पर जो यूट्यूब चैनल का नाम है यही टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ पर जाइए टेलीग्राम पे सर्च करिएगा आ जाएगा। ठीक है ना, और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना, तो वहीं पर आपको इसकी सब PDF वगैरह वहीं पे मिलती है, इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह जो भी होता है वो भी सब आपका मिलता है। तो दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है ना, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट से फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है ना दोस्तों, सो क्लास को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।